नमस्कार। क्लास 9th सोशल साइंस चैप्टर 3 द डायनेमिक एटमॉस्फेयर चेंजिंग क्लाइमेट। ये थीम रहेगी थर्ड, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब होता है समताप मंडल। सेकंड वन लेयर है ये एटमॉस्फेयर की फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो पहली ट्रोपोपोज होती है, सेकंड वन स्ट्रेटोस्फीयर है। इस लेयर की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये दोनों सही हैं। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के अनुसार, क्योंकि ये इसमें अपर लेयर में यहाँ पर ओजोन लेयर मिलती है जो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण से इसमें थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है। तो सेकंड पॉइंट यही कहता है कि इसमें ओजोन लेयर मिलती है। तो 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में इस लेयर में मिलती है ओजोन लेयर। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट सही हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ये लास्ट के 3 और 4 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट कहता है ये जो पिक्चर में इंस्ट्रूमेंट दिया गया है इसको आइडेंटिफाई करिए। तो ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर से मापा जाता है एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर को मापने के लिए जो टूल होता है उसको कहते हैं बैरोमीटर। और एयर प्रेशर को मापा जाता है मिली बार में। मिली बार में मापेंगे या पास्कल में। नेट कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो नीचे ये स्टेटमेंट दी गई है। नंबर 1, पुअर ड्रेनेज सिस्टम कॉज फ्लड। सेकेंड वन कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इम्बार्कमेंट एंड रिजर्वरीज कैन प्रिवेंट फ्लड। देखिए, पुअर ड्रेनेज सिस्टम यानी जब ड्रेनेज सिस्टम कमज़ोर हो तो उसके कारण बाढ़ आने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में जब रिवर में पानी ज़्यादा आएगा तो वो ड्रेनेज जो होती हैं वो यदि ब्लॉक है या हल्की है तो वो पानी को कवर नहीं कर पाएंगी। नदी के ऊपर डैम बना देंगे, नदी के तटबंधों को ठीक कर देंगे और उसमें कोई रिजर्वरी बना देंगे ताकि पानी को रोका जा सके, तो हम फ्लड को रोक सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट कहता है मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, जून टू सितंबर। क्या होता है कि जो अपना इंडिया है इसमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मानसून विंड्स आती हैं जो लक्षद्वीप में मई के लास्ट वीक में पहुंच जाती हैं, भारत में एंटर करती हैं मेनलैंड पर जून में, और ये आगे की ओर बढ़ती रहती हैं सितंबर के मंथ तक। अक्टूबर के महीने से ये रिवर्स हो जाती हैं, तो उनको कहते हैं लौटती हुई मानसून पवनें, रिवर्सल ऑफ द मानसून। तो वो सीजन रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का जून टू सितंबर। नेट करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डज तमिलनाडु कोस्ट गोट मोस्ट ऑफ द रेनफॉल। तो देखिए तमिलनाडु यहाँ पर है और ये रिवर्सल ऑफ द मानसून के दौरान यहाँ पर रेनफॉल प्राप्त करता है अक्टूबर नवंबर में। कभी कभी दिसंबर जनवरी तक भी यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैव कूलर क्लाइमेट इवन ड्यूरिंग समर। समर में भी कौन से स्थान पर इनमें से, तो वो हो गया मसूरी। मसूरी है उत्तराखंड में, हरिद्वार, देहरादून, और देहरादून से ऊपर आप जाएंगे ऊंचाई की ओर तो वहाँ पर पहाड़ी हिल पर मसूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ठंडी क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो इस कारण से हिली एरिया होने के कारण। इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो है ये उत्तर प्रदेश में है मैदानी भाग में, मुंबई जो है वो कोस्टल एरिया पे है, और अमृतसर पंजाब में है। तो इन सब में समर में मंसूरी की तुलना में गर्मी रहेगी। यदि मंसूरी के बाद सफिशिएंट टेम्परेचर अगर कहीं का होगा तो वो मुंबई का होगा कोस्टल रीजन के कारण। नेक्स्ट कहता ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज पुणे रिसीव मच लेसर रेनफॉल एज कम्पेयर टू मुंबई। देखिए, यदि एक रफ डायग्राम बनाने का प्रयास करें और उसमें देखें कि एक्चुअल में मुंबई कहाँ है और पुणे कहाँ, तो यहाँ पर तो है मुंबई और इसके बीच में वेस्टर्न घाट और इसको पार करके यहाँ पर पुणे, दोनों महाराष्ट्र में है।
लेकिन दोनों की रेनफॉल में काफ़ी अंतर है। मुंबई साउथ वेस्ट से जो मानसून विंड्स आती है वो मुंबई में खूब बारिश करती है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी से मॉइस्चर ले लेती हैं और कोस्टल रीजन में बारिश करती हैं। आगे से यहाँ पर वेस्टर्न जो घाट है, ये जो पहाड़ी एरिया है, इसको उसको पार करना पड़ता है। यानी जब मानसून विंड्स वेस्टर्न घाट से टकराएंगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश करेंगी मुंबई में, ठीक है। जबकि इसके विपरीत जब वो डाउन जो लीवर्ड साइड है, अपोजिट साइड है वेस्टर्न घाट की, उसके यहाँ पर है पुणे, तो यहाँ पर वो बारिश कम कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि मानसून जो है वो जब पहाड़ से नीचे की ओर उतरती हैं तो नंबर एक वो यहाँ पर रेनफॉल कर चुकी होंगी वेस्टर्न डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जब ये यहाँ पर पहुँचेंगी तो उनके अंदर मॉइस्चर की कमी होगी, और दूसरा यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ेगा। फ्रिक्शन बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते ही क्लाउड जो है वो एवापोरेट हो जाएंगे, वो संघनित नहीं रह पाएंगे। तो इस कारण से जो है वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड पर होने के कारण से पुणे में मुंबई की तुलना में कम बारिश होती है। नेक्स्ट कहता है, ये आपके सामने कुछ कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और बी, ठीक है। तो ए और बी को आपने देखना है और इसमें बताना है कि कहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है। देखिए, पहला कहता है एनुअल रेनफॉल अबव 400 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल इसमें होएगी शिलोंग में, ठीक है। सेकंड कहता है एनुअल रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर, तो 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इनमें से हो सकती है नागपुर में हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं डी। नेक्स्ट कहता है एनुअल रेनफॉल बिलो 20 सेंटीमीटर, तो वो होएगी जैसलमेर में, ठीक है। और एनुअल रेनफॉल 60 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है, वो होगी हैदराबाद में। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक है ये, ब्लैंक इज द टोटल अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। इसको कहेंगे कार्बन फुटप्रिंट्स। इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये जुड़ा हुआ है जो सैटेलाइट इमेजिंग होती है उससे रिलेटेड है। यानी जो आप अपने मोबाइल के अंदर गूगल मैप वगैरह खोलते हैं और उसमें अपनी लोकेशन डिटेक्ट करते हैं, तो ये जीपीएस के माध्यम से होता है। नेक्स्ट कहता है लू आर स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई विंड्स आ जाएगा, ठीक है। और कब चलती ये चलती हैं मई जून में, ठीक है। मई जून में चलती हैं। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में चलती हैं, गंगेटिक इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सब में चलती हैं दोपहर के बाद, यानी लगभग 11 बजे के लेकर और लगभग 4-5 बजे तक ये समर सीजन में एक्टिवेट होती हैं। नेक्स्ट आता है दी ब्लैंक आर प्रोटेक्टिव बैरियर दैट स्टॉप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम द एंटरिंग इन द सब कॉन्टिनेंट दैट इज हिमालय। हिमालय की 3 ब्रांचेज हैं, तो इससे नॉर्थ का जो हिस्सा है वो बहुत कोल्ड हो जाता है विंटर सीजन के अंदर। तो हिमालय जो 8,848 मीटर, जिसकी हाईएस्ट पीक है 8,848.86 मीटर हिमालय, तो एवरेज दी ये 5,000 मीटर मान लीजिए आप। 5,000 मीटर ऊंचा बैरियर है जो ठंडी हवाओं को इंडिया में एंट्री करने से रोकता है, तो सही उत्तर हो गया हिमालय। नेक्स्ट विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर कंटेन द ओजोन लेयर, ये होती है स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है जो हार्मफुल सूर्य की अल्ट्रा वायलेट, जिनको हम यूवी रेज बोलते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर लेता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा प्लस भी हो जाता है और अर्थ जो है वो सेफ रह जाती है। तो जो स्ट्रेटोस्फियर है उस लेयर में मिलती है ये 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। O3 गैस है यहाँ पर। नेक्स्ट नेम द गैस दैट मेक अप द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एटमॉस्फेयर,
वातावरण के अंदर यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो गैस है वो भरी हुई है N यानी नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, नाइट्रोजन ये गैस है एबेंडेंट मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में आज के जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, जो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है प्लांट्स के ग्रोथ में और नाइट्रोजन साइकिल में। और ये जो फायर होती है उसको जलते समय उसको कंट्रोल रखती है। यदि नाइट्रोजन ना हो तो आग जल तो जाएगी लेकिन वो कंट्रोल नहीं होगी। और यदि नाइट्रोजन ना हो तो हमारे जो शरीर के टिश्यूज़ हैं वो भी टूट जाते और प्लांट्स के टिश्यूज़ भी टूट जाते। नेट द विच एलिमेंट वेदर ऑफ द वेदर इज मेजर्ड यूजिंग ए बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा हम एयर प्रेशर को मेजर करते हैं, वायु का दबाव कितना। ठीक है, और इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द चेंज इन द वेदर। यदि वायु का एयर प्रेशर अचानक से गिर जाता है तो तूफान की संभावना होती है। इसी के द्वारा हम क्लियर वेदर यानी हाई प्रेशर होगा तो वातावरण साफ हो जाएगा, और अचानक से प्रेशर गिरेगा तो आंधी तूफान आएंगे। ठीक है, लो प्रेशर होगा तो बारिश की संभावना होगी। तो इस प्रकार से हम एयर प्रेशर के माध्यम से प्रेडिक्शन करते हैं। और एयर प्रेशर को मापने वाले टूल को कहते हैं बैरोमीटर, और बैरोमीटर में एयर प्रेशर को मापा जाता है मिली बार्स में। नेक्स्ट था भारत के जो व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। तो वो होती है जून टू सितंबर। जून से सितंबर की ओर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर भारत में मानसून आती है, जो एक क्रूशियल रोल निभाती है भारत में एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई में। यानी हमारा जो एग्रीकल्चर सीजन है, खासकर जो इसमें सीजन चलता है खरीफ सीजन, जिसमें जो राइस, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की बिजाई होती है। नेक्स्ट है विच सीजन इन इंडिया इज नोन एट द हॉट वेदर सीजन। तो वो सीज़न होता है मार्च से मई का महीना। इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है इंडिया के अंदर, और इसमें टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी कभी कभी पहुंच जाते हैं। और ये ड्राई कंडीशन होती हैं। इस दौरान बारिश कम होती है, और इस दौरान वेस्ट इंडिया से नॉर्दर्न प्लेन के अंदर लू नाम की गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेम द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर टर्न इनटू द क्लाउड। तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जब मॉइस्चर जो है वाटर वेपर्स ऊंचे आसमानों में पहुंचते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। तो इसके कारण से जितनी ऊंचाई पर वाटर वेपर्स पहुंचते हैं तो ऊंचाई पर जाकर वो कंडेंसेस हो जाते हैं और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यही ड्रॉपलेट्स जो हैं बादल से बूंदों के रूप में ज़मीन पर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट कहता है व्हाट टर्म इज ड्यू टू लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस। वो होती है क्लाइमेट। अबाउट 30 या 35 ईयर्स का एवरेज लिया जाता है कि वहाँ की जो वेदर कंडीशन है उनका एवरेज बताता है कि उस एरिया में किस प्रकार की जलवायु रहती है। नेक्स्ट कहता है विच ग्रीन हाउस गैस इज मेनली रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ फॉसियल फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधनों के जलने से कौन सी गैस निकलती है। तो लकड़ी, कोयला या जो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल आदि कोई भी हम जलाते हैं, एलपीजी आदि, तो उन सब के जलाने से CO2 नाम की ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है, जो क्या करती है, जो हीट होती है हीट को अपने अंदर ट्रैप करके रखती है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यानी जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये CO2 की कंसंट्रेशन के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि हमें फॉसियल फ्यूल्स को कम से कम जलाना चाहिए। व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फ्लड इन द मोस्ट रीजन। अचानक से किसी एरिया में बाढ़ आने का मेन कारण होता है कॉन्टीन्यूस रेनफॉल। जब तेज़ बारिश होती है, लगातार बारिश होती है, तो रिवर चैनल के अंदर वो सारा पानी समाहित नहीं हो पाता और वो उस एरिया के अंदर फैल जाता है, जिसके कारण से रिवर ओवरफ्लो करती हैं और वाटर लॉगिंग होती है और एरिया में फ्लड आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन्स बाय द
कार्बन फुटप्रिंट्स। कार्बन फुटप्रिंट्स को हम रेफर करते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज especially carbon dioxide emitted directly or indirectly by human activity like transportation, industries, energy usage, etc. तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में, हालांकि CO2 के साथ साथ CH4, CFC गैसें ये भी जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं, जो गर्मी को अपने अंदर ट्रैप करके रखती हैं, यानी पकड़ के रखती हैं, सोख लेती हैं, जिसके कारण से वातावरण गर्म हो जाता है। नेक्स्ट कहता है डिफ्रेंशिएट करना वेदर में और क्लाइमेट में। तो वेदर रेफर होता है शॉर्ट टर्म की एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी भी स्थान की, जैसे वहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड की डायरेक्शन, विंड की स्पीड, ये डेली बेसिस पे यदि हम कहें तो ये वेदर है। और यदि उसी स्थान पर लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 30 ईयर या 35 ईयर, तो वहाँ इतने लंबे समय के वेदर कंडीशन का एवरेज जो है वो कहलाएगा उस एरिया की क्लाइमेट। वेदर टेम्परेरी होता है और ये वेरी करता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। यानी सुबह हो सकता है कि सूर्य निकले, तारीख आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर स्काई में अचानक से क्लाउड छा सकते हैं, बारिश हो सकती है और फिर मौसम साफ भी हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट जो है ये रिलेटिवली स्टेबल होती है, प्रिडिक्टेबल होती है कि कब कब क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो एग्जांपल दिया गया, सडन रेन हो जाती है किसी एरिया में, तो वो वेदर चेंज है, ठीक है। और उसी एरिया में यदि हम कहें कि वो एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यानी वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, तो ये एक लॉन्ग कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द ट्रोपोस्फियर्स इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए ट्रोपोस्फियर का क्या महत्व है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो सबसे पहली एटमॉस्फेरिक लेयर है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ये लोवेस्ट वन लेयर है, इसके अंदर ही लोवेस्ट वन लेयर का मतलब है ये एवरेजली 13 किलोमीटर ऊंचाई तक है। अब होता क्या है कि जो हमारी अर्थ है, तो अर्थ के यानी पोल्स पर इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर। मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, मैं इसको अर्थ की क्रस्ट मान लेता हूँ। तो यहाँ पर पोल के आसपास इसकी हाइट है 8 किलोमीटर और इक्वेटर पर इसकी हाइट है 18 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाएगी 13 किलोमीटर। तो इसकी एवरेज 13 किलोमीटर है। ये सबसे एसेंशियल लेयर होती है ह्यूमन लाइफ के लिए, बिकॉज इसमें एयर है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स है, इसमें सभी प्रकार की जो वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, लाइकली क्लाउड का फॉर्मेशन होना, रेनफॉल होना, स्टॉर्म्स का आना, ये सब इसी में होते हैं। टेम्परेचर को यही लेयर मेंटेन भी रखती है। इसी में टेम्परेचर का प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर का डिक्रीज होना, ये सारी एक्टिविटी इसी में होती है। वाटर साइकिल यानी वाटर का वेप ओशनिक एरिया से सूर्य की किरणों से वाष्प में बदलना, ठीक है, फिर क्लाउड का बनना, फिर रेनफॉल का होना और वापस रिवर चैनल के द्वारा पानी समुद्र में पहुंचना, ये सारा साइकिल इसी पे चलता है। विदाउट ट्रोपोस्फियर यू वुड बी नो ब्रेथेबल एयर और वेदर कंडीशन। अगर ये लेयर ना हो तो ना तो हम सांस ले पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगी, इसी प्रकार से ना ही हम विभिन्न प्रकार की वेदर कंडीशन को देख पाएंगे क्योंकि वो सारी एक्टिविटी इसी लेयर में होती है। और ये हमारी एग्रीकल्चर और सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में मिलती है, जो टोटल यानी यदि 100% एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें से 78% गैस नाइट्रोजन है। ये क्रूशियल रोल निभाती है नाइट्रोजन साइकिल में। ये प्लांट्स की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सोयल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने में मदद करती है। इसके अलावा प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रेट्स के रूप में और वे फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन का, ठीक है। और नाइट्रोजन हेल्प करती है एटमॉस्फेयर को स्टेबल रखने में, डायलेटिंग द ऑक्सीजन एंड प्रिवेंटिंग द रैपिड कंबंसन। इसके अलावा यानी ये तेज़ अचानक से आग ना लगे उसको भी ये कंट्रोल करती है, फायर को कंट्रोल करती है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ डज अल्टीट्यूड इफेक्ट द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ऊंचाई की ओर जाने पर वायु जो है वो फैल जाती है, और फैलने से प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से अल्टीट्यूड बढ़ता है सी लेवल से तो एयर थीनर या लेस डेनिस हो जाती है, फैल जाती है। फैलने से उनके बीच की डेंसिटी कम हो जाती है, विच रिड्यूस इट द एबिलिटी टू होल्ड हीट। तो जैसे जैसे वायु फैलेगी तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे। ज़मीन के पास वो मॉलिक्यूल नज़दीक होंगे लेकिन वहाँ पर दूर दूर हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो वो गर्मी को छोड़ देगी, जिसके कारण से किसी भी एरिया के अंदर वातावरण जो है वो मेंटेन रहता है। हायर रीजन के अंदर जैसे माउंटेन वो ठंडे होते हैं प्लेन की तुलना में, तो उसके पीछे हाइट ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाइकली शिमला और मसूरी हैव प्लेजेंट क्लाइमेट इवन ड्यूरिंग द समर। देहरादून जो है वो मैदान में है लेकिन मसूरी उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही, कुछ किलोमीटर ऊपर है, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ये हाइट का ही रिजल्ट है। दी डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड इज नोन एज द नॉर्मल लैप्स रेट। ये जो प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर गिर रहा है इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट कहता है मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीट्रीटिंग ऑफ मानसून। मानसून सीजन का जो रीट्रीटिंग, वापस मानसून का नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की ओर लौटना, ठीक है, उसको कहते हैं रीट्रीटिंग ऑफ मानसून। और ये सीजन शुरू होता है अक्टूबर नवंबर में। इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये है ग्रेजुअली विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट विंड्स। धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम जो मानसून आया था भारत में जून से सितंबर के बीच, वो धीरे धीरे लौटना शुरू हो जाता है। उत्तर भारत से शुरू होगा, पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, फिर ईस्ट इंडिया से, फिर धीरे धीरे साउथ की ओर ये डिक्रीज हो जाएगा। इसी के दौरान रेनफॉल भी डिक्रीज होती चली जाती है साउथ की ओर। और जो दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य है इसमें यहाँ पर लौटती हुई मानसून पवनें विंटर सीजन में बारिश करती हैं। ठीक है, और ये इसकी सेकंड फीचर हो जाएगी। दी वेदर बिकम क्लियर विद लो ह्यूमिडिटी। और इस समय नॉर्थ इंडिया के अंदर वातावरण साफ हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, और साउथ की ओर लो प्रेशर बनेगा तो इसलिए मानसून विंड्स लौटनी शुरू हो जाएंगी। और कोस्टल रीजन में ये काफ़ी अच्छी रेनफॉल करती, खासकर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर। नेक्स्ट कहता है वाई डज कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। जो तटीय भाग हैं उनमें मॉडरेट क्लाइमेट क्यों होती है। जैसे मान लीजिए हम मुंबई की बात करें, यहाँ पर मुंबई है तो अरेबियन सी से ठंडी हवाएं आती हैं तो वो अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं। तो कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द नियर बाई सी। दिन में यहाँ से सी ब्रीज चलती हैं। ठीक है, सी ब्रीज चलेंगी तो सी ब्रिज के कारण से मॉइस्चर आएगा। रात के अंदर ज़मीन से वापस समुंदर की ओर लैंड ब्रिज चलती हैं तो जिसके कारण से वो गर्मी को अपने साथ ले जाती हैं या उसको गर्मी को मेंटेन रखती हैं। तो इस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर साल भर 20 डिग्री या 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। तो ये मॉडरेट क्लाइमेट कहलाती। वाटर हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली दैन द लैंड। इट हेल्प टू रेगुलेट टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। सी ब्रिज आगे ना बात, सी ब्रिज आती हैं कूल कर देती हैं लैंड को, और नाइट के समय लैंड ब्रिज चलती हैं जो प्रिवेंट करती हैं एक्सेसिव कूलिंग को, यानी वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देती इस एरिया को। दिस रिड्यूस द टेम्परेचर एक्सट्रीमली मेकिंग द समर लेस होटर। जिसके कारण से गर्मी कम होती है समर सीजन में और विंटर सीजन में ठंडा कम होती है, यानी वो एरिया साल भर एक जैसे बने रहते हैं, लाइकली मुंबई इन इंडिया। गिव टू ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो मेजर ह्यूमन एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, बर्निंग ऑफ द फॉसियल फ्यूल्स, ये एक मेन कारण है। हम बहुत सारे फॉसियल फ्यूल्स जलाते हैं जैसे कोयला, एलपीजी, सीएनजी, इसके अलावा डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये सब। डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, ये दूसरा मेजर कारण है। तो ये दो मेन एक्टिविटी हैं। बर्निंग ऑफ द फ्यूसल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल,
इन सब के जलाए जाने से कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस है वायुमंडल में पहुंचती जाती है और जो टेम्परेचर को बढ़ाती है, ठीक है, वो प्लस करती है। क्यों? क्योंकि वो हीट को अपने अंदर ट्रैप करके रखती है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ों को काट देते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन में उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके कारण से भी वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये इनके पीछे है ह्यूमन एक्टिविटी। नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन द डिफॉरेस्टेशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्लड। किसी एरिया में यदि हम पेड़ काट देते हैं तो फ्लड का रिस्क बढ़ जाता है। उसके पीछे कारण क्या होता है कि जो ट्री होते हैं वो बहुत सारी बारिश के पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनकी जो विदाउट ट्री वाटर फ्लो क्विकली ओवर द सरफेस इंस्टेड ऑफ द सीपिंग इनटू द ग्राउंड। और पेड़ जब कम रहेंगे तो पानी तेज़ी से नीचे की ओर भागता है स्लोप से, और पेड़ जब होते हैं तो वो पानी की स्पीड को रोक भी लेते हैं, और जड़ें जो हैं वो उसको ट्रैप करके रखती हैं, मिट्टी को कटने नहीं देती। द इंक्रीज सरफेस रन ऑफ एंड लीड द ओवरफ्लो ऑफ द रिवर। और पानी तेज़ी से जब पहाड़ी ढलानों से नीचे की ओर आता है पेड़ कम होने के कारण से, तो मैदानों भागों में रिवर में फ्लड आ जाती है। सॉइल इरोजन आल्सो इंक्रीज विच रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड। अब पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी जो है वो ढीली हो जाएगी और जड़ें जो है पेड़ की अब मिट्टी को रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि पेड़ हमने काट दिए। एज ए रिजल्ट हैवी रेनफॉल कैन ईजीली कॉज फ्लड। और यदि अब पेड़ नहीं रहेंगे तो उस एरिया में तेज़ी से बाढ़ आएगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए और पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट कहता है स्टेट टू इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑन इंडियाज क्लाइमेट। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, वो धीरे धीरे प्लस होता जा रहा है, जिसके कारण से इम्पैक्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया पर, जिसमें इंडिया भी अछूता नहीं है। ऑन वन मेजर इफेक्ट इज़ इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर। लगातार हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण से हीट वेव्स यानी लू का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, एंड वाटर स्कार्सिटी और पानी की कमी होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ता तो पानी की डिमांड भी बढ़ जाती है, जिसके कारण से और भी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अनदर इम्पैक्ट इज इरेगुलर एंड अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो हमारी रेनफॉल के पैटर्न है वो इरेगुलर हो गए। कभी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो रही, कभी ज़रूरत से कम बारिश हो रही, और अचानक ये जो इसकी प्रिडिक्शन हम कर पाते थे वो भी अब फेल हो रही हैं। बाय विच फ्लैश फ्लड या फ्लड जो है वो बार बार आ रही हैं किसी भी रीजन में, या उस एरिया में सूखा गिर रहा है। दीज चेंजेस अफेक्ट द एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड ओवरऑल इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी। इसके कारण से हमारी एग्रीकल्चर इफेक्ट होती है, वाटर रिसोर्सेज पर रॉन्ग इम्पैक्ट जाता है, और हमारा एवरेज इन्वायरमेंटल की जो स्टेबिलिटी थी वो भी इसके कारण से प्रभावित हो रही है। ने कहता है सजेस्ट टू वे बाय विच इंडिविजुअली कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स। व्यक्तिगत रूप से हम क्या करें कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसको कम कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं, साइकिल का यूज कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। इसके कारण से हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्यूल के कंजम्पशन को, यानी कम फ्यूल जलेगा। और इलेक्ट्रिसिटी, अनदर वे टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द एनर्जी एफिशिएंसी अप्लायंसेज, यानी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जो हमारे ये होते हैं अप्लायंसेज, जैसे फ्रीज, कूलर, एसी जो भी हैं, तो वह हमें अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए जो कम बिजली यूज करते हैं। स्विच ऑफ द अनयूजेबल डिवाइस, और जब हमें बिजली की ज़रूरत ना हो तो हम पंखे, बल्ब आदि को बंद कर दें ताकि बिजली का बचाव किया जा सके। एडिशनली हम प्लांट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्री, और रिड्यूस वेस्ट को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट्स को कंट्रोल करता है। तो आगे के क्वेश्चन जो ऐसे टाइप हैं इनका स्टडी करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।